मिला टाइम्स में खुशामदीद। बिहार असेंबली इलेक्शन का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या फाइनल रिजल्ट है। इस चुनाव में पहली मर्तबा सबसे कम मुसलमानों को जीत मिली है। आज़ादी के बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ 11 मुसलमान को बिहार असेंबली में पहुंचने का मौका मिला हो। हमेशा ये तादाद 12 बल्कि 15 से ज़्यादा रही है, लेकिन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सिर्फ 11 मुसलमान ही चुनाव जीत सके। उसके अलावा आरजेडी को भी बदतरीन और घटिया हार का सामना करना पड़ा। आरजेडी जैसी पार्टी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी घटिया हार का सामना करना पड़ा, सिर्फ 6 सीटों पर महदूद हो गई। लेफ्ट की पार्टियां भी 1 से 2 सीटों पर महदूद हो गई। यानी हर एक को बदतरीन हार का सामना करना पड़ा। और इन सब की वजह क्या है? कुछ सीटें ऐसी है जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की हार हुई आरजेडी और महागठबंधन के उम्मीदवारों की वजह से। कुछ जगहों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों की हार हुई एआईएमआईएम के उम्मीदवारों की वजह से। कुछ जगहों पर, कुछ सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों की हार हुई जनसुराज की वजह से। यानी हर एक की दूसरे की वजह से हार हुई है। और तकरीबन 40 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर जनसुराज या दूसरी पार्टियों की वजह से महागठबंधन के उम्मीदवारों की हार हुई। 10 ऐसी मुस्लिम मेजोरिटी सीट थी जहां का एमएलए मुसलमान को होना था, जहां मुसलमान आसानी से एमएलए बन सकते थे। वहां पर कुछ जगहों पर एआईएमआईएम के मजबूत उम्मीदवार थे, कुछ जगहों पर महागठबंधन के मजबूत उम्मीदवार थे। लेकिन जब वोटों का आपस में बंटवारा हुआ और आसानी से उन सीटों को बीजेपी या एनडीए के उम्मीदवारों ने जीत लिया। और इस वीडियो में हम तफसील से इसी का तस्करा करेंगे। और मुसलमानों में जो नाराजगी पैदा हुई, मुसलमानों में जो गुस्सा पैदा हुआ कि मुसलमानों ने कई जगहों पर गठबंधन के उम्मीदवार को वोट करने के बजाय एआईएमआईएम के उम्मीदवार को वोट कर दिया या जनसुराज के मुस्लिम उम्मीदवार को वोट कर दिया, उसकी सबसे बड़ी वजह बना ये शख्स। इसको आप देख रहे हैं, इसका नाम है मुकेश कुमार सहनी। और जब से आरजेडी ने, कांग्रेस ने मुकेश कुमार सहनी को बिहार में नायब वजीर आला बनाने का ऐलान किया, वहीं से मुसलमानों में गुस्सा की लहर दौड़ गई। और जहां जहां भी मुसलमानों को मौका मिला कि वहां पर वो किसी मुसलमान को उम्मीदवार बना सकते हैं, मुसलमानों ने उसी तरह कुछ सीटों पर वोटिंग कर दी। और उसका नतीजा यह हुआ कि 10-15 मुस्लिम उम्मीदवार हार गए। या इसके अलावा आरजेडी को भी कई सीटों पर शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि आम लोगों का यही कहना था कि तेजस्वी यादव अगर चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं तो ये बात समझ में आती है, क्योंकि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, आरजेडी के लीडर हैं, इन्होंने पूरी पार्टी को खड़ा किया। लेकिन मुकेश कुमार सहनी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की जरूरत क्यों पेश आई है? मुकेश कुमार सहनी का बिहार की सियासत में क्या किरदार है? मुकेश कुमार सहनी को 15 सीटें दे दी गई, बाज़ाब्ता नायब वजीर आला बनाने का ऐलान कर दिया, जबकि सभी को पता था कि सहनियों का वोट आरजेडी के अलायंस को मिलने वाला नहीं है। और बिल्कुल यही हुआ। खुले आम कैमरा पर आकर बहुत सारे सहनियों ने, मल्लाहों ने कहा मुकेश सहनी हमारा लीडर नहीं है, बल्कि मुकेश सहनी को हम जानते नहीं हैं, हम तो बीजेपी को वोट करेंगे। अमीर और अमीर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सीख चुका है शेयर मार्केट में पैसों से, और पैसा कैसा कमाया जाता है। दिनार इन्वेस्टमेंट एकेडमी में हजारों लोग ये तरीका सीख चुके हैं हलाल और स्मार्ट इन्वेस्टिंग का। और अगर आप भी अपने पैसों से और पैसा कमाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी ज्वाइन लिखकर भेज दीजिए। ये बात बिहार में सभी जानते हैं कि बिहार में जहां कहीं भी कोई दंगा होता है, कोई फसाद होता है, बजरंग दल की कोई रैली होती है, तो उसमें सहनी समाज के लोग ही सबसे ज्यादा सरगर्म होते हैं, एक्टिव रोल अदा करते हैं। बजरंग दल जो पूरा बिहार में पाया जाता है उसमें सबसे ज्यादा सहनी और निषाद समाज के लोग पाए जाते हैं। अब इसी वजह से मुसलमानों में गुस्सा था, नाराजगी थी। उसके बाद नहले पे दहला यह हुआ कि जब कई जर्नलिस्ट ने मुकेश कुमार सहनी का इंटरव्यू किया, तो इस इंटरव्यू में उन्होंने उल्टा सीधा जवाब दिया। पहले तो इन्होंने अपनी पार्टी से किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, और जब मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया, मुसलमानों में गुस्सा था, नाराजगी थी। इससे पूछा गया कि आपने अपनी पार्टी से किसी भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया, तो इसका कहना था कि ये कोई सिनेमा हॉल का टिकट नहीं है जो हम बांटते रहे। और नतीजा ये हुआ कि इसकी तमाम सीटें ख़त्म हो गई, 0 सीट आई। आप देख सकते हैं ये वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी की है, जिसको 0 सीट आई है। ये आरजेडी का फिगर है जिसको सिर्फ 25 सीट आई, या एनसी को सिर्फ 6 सीटें आई है।
तो मुकेश सहनी को लेकर सबसे ज़्यादा गुस्सा था, नाराज़गी थी। मैं ग्राउंड पर मौजूद था और लोग यही कह रहे थे, कई ऐसी जगह पर जहां आरजेडी का उम्मीदवार मुसलमान नहीं था वहां से जन स्वराज ने मुसलमान को उम्मीदवार बना दिया। तो मुसलमानों ने कहा कि हमारे पास ऑप्शन है, मौका है, और नाराज़गी की वजह मुकेश सहनी। इस बीच सीमांचल की जो लड़ाई हुई वो सबसे ज़्यादा दिलचस्प हो गई। सीमांचल को लेकर के बहुत सारे लोगों ने कहा कि सीमांचल में ओवैसी को पिछली मर्तबा 5 सीटों पर जीत मिल चुकी है और इस मर्तबा भी ओवैसी को उन 5-6 सीटों पर छोड़ दिया जाए, उसके खिलाफ एग्रेसिव कैंपेन ना किया जाए। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कोशिश की आरजेडी के साथ अलायंस करने की, अख्तरुल इमान ने बाज़ाब्ता लेटर लिखा, मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स तेजस्वी यादव की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी को नहीं दिया गया। और जब कोई भी रिस्पॉन्स असदुद्दीन ओवैसी को नहीं दिया गया, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीमांचल के बाहर उम्मीदवारों को खड़ा करने का ऐलान कर दिया। शुरू में ये लोग सिर्फ 6 सीटें मांग रहे थे, जब बाहर खड़ा कर दिया उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग थी कि एआईएमआईएम सिर्फ सीमांचल में एग्रेसिव चुनाव लड़ेगी, बाहर एग्रेसिव चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन सीमांचल की जो 6-7 सीटें थी वहां पर महागठबंधन ने, इंडिया अलायंस ने पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ना शुरू कर दिया और महागठबंधन के जो दूसरे लीडर्स हैं उनके जरिए चुनावी कैंपेन कराया गया। इकरा हसन को कैराना से वहां मैदान में उतारा गया। इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने लगातार सीमांचल में पूरी ताकत के साथ रैली की। उसके बाद तेजस्वी यादव ने सबा नकवी को इंटरव्यू देते हुए कह दिया कि असदुद्दीन ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है। इन सब का भी लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। मुसलमानों ने इसको सीरियस ले लिया कि आखिर तेजस्वी कैसे असदुद्दीन ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कह सकता है, कट्टरपंथी और उग्रवादी कह सकता है। मुसलमानों ने कहा कि ज़रूर है कि जहां पर ओवैसी का नुमाइंदा नहीं जीत सकता हम उसको वोट नहीं देंगे, हम अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई डायरी रखता है, कोई टोपी रखता है तो उसको चरमपंथी कहा जाए, उसको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाए। इस बात का भी गुस्सा मुसलमानों में देखा गया और उसका नतीजा यह हुआ कि सीमांचल में सबसे ज़्यादा नुकसान हो गया तेजस्वी का, महागठबंधन का, और कई जीती हुई सीटें ये लोग हार गए। अब आगे मैं आपको ज़रा डेटा दिखाने वाला हूं कि 10-11 ऐसी सीटें थी जहां पर महागठबंधन के उम्मीदवारों की आसानी से जीत हो सकती थी, कुछ जगहों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवारों की जीत हो सकती थी। लेकिन तेजस्वी यादव ने, महागठबंधन ने एआईएमआईएम को अलायंस में ना लेकर बहुत ही गलत फैसला किया। मुसलमानों में इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा था, मुसलमानों में नाराज़गी थी कि मुकेश सहनी को आप अलायंस में शामिल कर रहे हैं जिसका 2% वोट है और बिहार की सियासत में कोई वजूद नहीं। दूसरी पार्टियों को अलायंस में शामिल किया जा रहा है, एआईएमआईएम को क्यों अलायंस में शामिल नहीं किया जा रहा है, और वो गुस्सा साफ दिख गया। अगर महागठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल कर लिया जाता या कम से कम एक साइलेंस अलायंस होता है, खुफिया अलायंस होता है कि इन 6 सीटों पर आप चुनाव लड़िए, वहां पर हम कमज़ोर कैंडिडेट देंगे, मजबूती के साथ एग्रेसिव होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो चुनाव के बाद हम सब आपस में मिल जाएंगे। लेकिन ये सब भी नहीं किया, बल्कि महागठबंधन, कांग्रेस और आरजेडी ने ये ठान लिया कि हमें सीमांचल से असदुद्दीन ओवैसी के वजूद को मिटा देना है, एआईएमआईएम की असर व रसूख को ख़त्म कर देना है। आरजेडी को, तेजस्वी यादव को शायद ये लग रहा था कि 2022 में एआईएमआईएम के जीते हुए 4 एमएलएज ने आरजेडी को ज्वाइन कर लिया। अब दोबारा एआईएमआईएम सीमांचल में नहीं जीत सकती है, इनका ज़्यादा वजूद नहीं रहा। इन लोगों को उनके अपने दम पर जीत मिली थी, उसमें ओवैसी का ज़्यादा किरदार नहीं था और उसके लिए मजबूती के साथ इन लोगों ने कैंपेन करना शुरू कर दिया। अगर उतनी ज़्यादा मेहनत महागठबंधन के लीडर्स तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी दूसरे इलाकों में करती, दूसरे लोगों का वोट हासिल करने के लिए उतनी ज़्यादा कोशिश की जाती, तो यकीनी तौर पर बिहार चुनाव का जो रिजल्ट है इस तरह नहीं होता, बल्कि जो बीजेपी के आगे 89 लिखा हुआ है यहाँ पर आरजेडी लिखा हुआ रहता, ऊपर महागठबंधन लिखा हुआ रहता। लेकिन महागठबंधन ने पूरा फोकस किया सीमांचल पर और उसका नतीजा ये हुआ कि वो 5 सीटें इसका नतीजा यह हुआ कि वो 5 सीटें जहां पर पिछली मर्तबा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चुनाव में जीत मिली थी, दोबारा उन तमाम जगहों पर जीत मिल गई और सिर्फ आरजेडी में 3 मुसलमान जीत सके, कांग्रेस के 2 और एक जनता दल यूनाइटेड से जीते। ये अख्तरुल ईमान है जिनको अमौर से जीत मिली और शानदार जीत मिली, इन्होंने जेडीयू के उम्मीदवार को हराया। इनकी सीट पर
कांग्रेस उम्मीदवार जलील मस्तान तीसरे नंबर पर रहा। वो शख्स 50,000 वोट भी नहीं ला सका। पप्पू यादव ने कहा था कि अगर अख्तरुल ईमान की जीत हो गई तो मैं सियासत से इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। और अब पप्पू यादव को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है कब आप एमपी की सीट से रिजाइन दे रहे हो, कब वहां बाईपोल इलेक्शन होगा, क्योंकि पप्पू यादव को सियासत से अलग हो जाना चाहिए। और पप्पू यादव के सियासत से अलग होने का मतलब ये होगा कि सबसे पहले उसे पूर्णिया से बतौर एमपी रिजाइन करना होगा, क्योंकि वो शख्स इस वक्त एमपी है वहां का। ये दूसरे हैं सरवर आलम, जिनको कोचाधामन विधानसभा से जीत मिली और इन्होंने मास्टर मुजाहिद को हराया। ये गुलाम सरवर है जिन्होंने बैसी विधानसभा से जीत हासिल की। उसके बाद ये तौसीफ आलम है जिन्होंने बहादुरगंज विधानसभा सीट से जीत हासिल की। और यह है मुखिया मुर्शिद आलम जिन्होंने जोकीहाट विधानसभा सीट से जीत हासिल की। यानी 2020 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिन 5 सीटों पर जीत मिली थी, उन 5 सीटों को दोबारा एआईएमआईएम ने आसानी के साथ जीत लिया। सबसे ज़्यादा ताज्जुब इस शख्स की जीत का लोगों को हो रहा है, क्योंकि जोकीहाट से इनको जीत मिली और जोकीहाट तस्लीमुद्दीन साहब की सरजमीन कहलाती है। और वहाँ से आरजेडी ने शहनवाज आलम को टिकट दिया, जनसुराज से सरफराज आलम, लेकिन उन दोनों भाइयों को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। और रनअप उम्मीदवार वहाँ पर रहा मंजर आलम जो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे। सरफराज तीसरे, शहनवाज आलम चौथे। और ये बात भी कंफर्म हो गई कि शहनवाज आलम को 2020 में उसके अपने दम पर या अपने बाप के नाम पर जीत नहीं मिली थी, बल्कि एआईएमआईएम के नाम पर जीत मिली थी। और उन चारों जगहों पर एमआईएम ने जीत हासिल करके आरजेडी को भी मैसेज दे दिया कि सीमांचल में अब एआईएमआईएम को माइनस नहीं किया जा सकता है। उसके बाद ये उसामा शहाब हैं, मरहूम शहाबुद्दीन के बेटे, जिनको रघुनाथपुर विधानसभा से जीत मिली है। ये फैसल रहमान है जिनको महज 178 वोटों से ढाका से जीत मिली। उसके बाद ये आसिफ अहमद हैं, 20वीं विधानसभा से इनको जीत मिली और ये तीनों आरजेडी के हैं। और उसके बाद ये कमरुल हुदा है जिनको कांग्रेस से किशनगंज विधानसभा से जीत मिली। ये आबिदुर रहमान है जिनको अररिया से कांग्रेस से जीत मिली। और ये जमा खान हैं जिनको जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर जीत मिली है। तो ये कुल 11 मुस्लिम हैं। इसके अलावा मुसलमान इस बार एमएलए नहीं बन सके। मुसलमानों को हार का कई जगहों पर सामना करना पड़ा। उसके अलावा जो अफसोस की बात है वो ये कि सीमांचल के इलाके में या कुछ मिथिलांचल में ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम मेजॉरिटी सीट है, वहाँ का एमएलए हमेशा मुसलमान होता रहा है। लेकिन इस मर्तबा जब महागठबंधन ने एआईएमआईएम के साथ अलायंस नहीं किया तो उसका नतीजा ये हुआ कि उन सीटों पर मुसलमानों के अलावा कोई और जीत गया। और उनमें सबसे पहली सीट ये बलरामपुर की है। बलरामपुर विधानसभा की सीट ये देखिए, यहाँ पर आदिल हसन आज़ाद और महबूब आलम के बीच में लड़ाई हो जाती है। दोनों तकरीबन बराबर बराबर वोट हासिल कर लेते हैं और उसका नतीजा यह है कि महज 389 वोटों से एनडीए की उम्मीदवार संगीता देवी जीत जाती है। बलरामपुर से ज़्यादातर एमएलए महबूब आलम बनते रहे, महबूब आलम को हमेशा जीत मिलती रही। इस मरतबा महबूब आलम के खिलाफ लोगों की नाराज़गी थी, गुस्सा था। सीपीआईएमएल के उम्मीदवार थे, सिटिंग एमएलए थे। आदिल हसन आज़ाद को लोगों ने उतनी ही तादाद में वोट कर दिया और नतीजा ये हुआ कि 2 जगह वोटों का बंटवारा हुआ और यहाँ से एनडीए की उम्मीदवार जीत गई। अगर तेजस्वी यादव ओवैसी को सीरियस ले लिए होते, इनके साथ महागठबंधन का अलायंस रहता और सिर्फ 5-6 सीटें दे दी गई होती तो बलरामपुर की सीट पर आज संगीता देवी को जीत नहीं मिलती। अब वोट का परसेंटेज देखिए, जीतने वाली उम्मीदवार का वोट है 80,459 और आदिल हसन आज़ाद का वोट है 80,070। महबूब आलम का वोट है 79,141। ये 389 वोटों से हार गए और ये 1318 वोटों से हार गए। और रिकाउंटिंग में हारे आदिल हसन आज़ाद। पहले इनकी जीत का ऐलान हो गया था कि 261 वोटों से जीत हो गई है। इस सीट पर कुछ आज़ाद उम्मीदवारों ने भी अच्छा खासा वोट लिया। जैसे यहाँ पर देखिए, ये मोहम्मद मुअज़्ज़म हुसैन हैं, इनको 9,195 वोट मिला। इसी तरह वरुण कुमार है, इन्होंने 5,372 वोट लिया। उसके बाद ये मोहम्मद जिन्ना है जिन्होंने 3,446 वोट हासिल किया। उसके बाद एक और उम्मीदवार है अशीब आलम, इन्होंने 2,000 तकरीबन वोट हासिल किया। इस तरह बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार हैं जिन्होंने वोट हासिल किया। अब बलरामपुर हमेशा से मुस्लिम सीट रही है, मुसलमान ही यहाँ का एमएलए बनता रहा है, लेकिन आपस में लड़ाई हुई। अब जिम्मेदार किसको ठहराया जाए?
आरजेडी को जिम्मेदार ठहराया जाए या एआईएमआईएम को जिम्मेदार ठहराया जाए। कुछ लोग कहेंगे कि एआईएमआईएम को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, बिहार का रिजल्ट एआईएमआईएम की वजह से ही ऐसा आया। लेकिन सवाल तो आरजेडी से भी होगा कि मुकेश सहनी को आप अलायंस में शामिल कर लेते हैं, वैसी या उनकी पार्टी को आपने क्यों सिर्फ 6 सीटें नहीं दी। और इसी वजह से सोशल मीडिया पर इस सीट के लिए जिम्मेदार आरजेडी को और महागठबंधन को ठहराया जा रहा है, कांग्रेस को बीजेपी की, महागठबंधन को बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम मेजोरिटी सीट एनडीए के खाते में चलेगी क्योंकि इन लोगों ने सीरियस नहीं लिया। उसके बाद ये दूसरी सीट है और बहुत अहम सीट है किशनगंज, जहां मुसलमानों की आबादी 70% है। और किशनगंज की एक सीट है ठाकुरगंज, जो मौलाना असरारुल हक कासमी का इलाका है, मौलाना का वहाँ घर है, उस इलाके में मौलाना का स्कूल है। और इसी सीट से 2020 की विधानसभा असेंबली में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर सऊद आलम साहब को जीत मिली थी, मौलाना है। लेकिन इस विधानसभा में, इस चुनाव में 25,207 वोटों से हार गए सऊद आलम साहब। और दूसरे नंबर पर रहे यहाँ गुलाम हसनैन और पहले नंबर पर गोपाल कुमार अग्रवाल जनता दल यूनाइटेड से। अब इस सीट पर जीत किसको मिलनी चाहिए थी? ये सीट भी मुस्लिम मेजोरिटी है, यहाँ का एमएलए हमेशा मुसलमान रहा, खा जेडीयू का हो या किसी और पार्टी का रहा हो, क्योंकि यहाँ 70% मुसलमानों की आबादी है। 2015 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर यहाँ से नौशाद आलम को जीत मिली थी, 2020 में आरजेडी के उम्मीदवार को जीत मिल गई। अब यहाँ पर भी मुसलमानों का वोट 2 जगह तकसीम हो गया। 76,421 वोट हासिल कर लिया एआईएमआईएम के उम्मीदवार गुलाम हसनैन ने और 60,036 वोट हासिल कर लिया आरजेडी के सऊद आलम ने। अब 76,000 और 60,000 को आप जमा कीजिए तो कितना हो जाएगा। और ये भी बात 100% कन्फर्म है कि सऊद आलम के जो 60,000 वोट मिला हुआ है तो इसमें 99% मुस्लिम का ही वोट है, दूसरे का वोट नहीं है। और ये जो एआईएमआईएम के उम्मीदवार को वोट मिला 76,421, ये भी 100% मुसलमानों का ही वोट है, किसी दूसरे का वोट नहीं है। क्योंकि सीमांचल के इलाके में मुसलमानों में तो तकसीम है बरादरीवाद को लेकर, या शुरजापुरी कुलह या शेख राज शेख या शेरशाहबादी, लेकिन हिंदू जितने वहाँ हैं वो किसी ज़ात के हो या किसी कास्ट से आते हो, सीमांचल के तमाम हिंदूज़ अपने आप को हिंदू मानते हैं और वो मुत्तहिद होकर उमूमन आरजेडी या के खिलाफ वोट डालते हैं। जो बीजेपी के अलायंस में जो पार्टी होती है उसके लोग सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर जेडीयू के उम्मीदवार ने 85,243 वोट हासिल कर लिया, लेकिन इन दोनों का वोट अगर मिला लिया जाए तो ये 1,40,000 के बराबर हो जाता। अब अगर 1,40,000 वोट 2 जगह तकसीम होगा तो यकीनी तौर पर जो अकेले 85,000 लाएगा वो जीत जाएगा। और यहाँ पर यही हुआ, 85,000 वोट हासिल किया इन्होंने, 76,000 वोट हासिल किया और सिर्फ 8,822 वोटों से एआईएमआईएम के उम्मीदवार की हार हो गई। फिर 25,000 वोट से आरजेडी के उम्मीदवार हो गई और जेडीयू ने इस सीट को जीत लिया। यहाँ ज़्यादा इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों ने भी वोट को नहीं काटा। जनसुरात से थे मोहम्मद इकरामुल हक, लेकिन इनको सिर्फ 6,806 वोट मिला। इनका वोट भी अगर इधर शामिल कर दिया जाए तब भी इनकी जीत नहीं हो पाएगी, इधर शामिल कर दिया जाए तब भी इनकी जीत नहीं हो पाएगी, 2,000 वोटों से हार जाएंगे। कुछ और आज़ाद उम्मीदवार हैं जिन्होंने 1,000-2,000 वोट हासिल किया। अब इस सीट के ठाकुरगंज के मुसलमानों के हाथ से निकलने की असल वजह क्या है? क्योंकि एआईएमआईएम और आरजेडी आपस में यहाँ पर लड़ गई और आरजेडी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सीरियस नहीं लिया। उसके बाद कुछ और सीटों का मैं आपको जायज़ा बताता हूँ कि देखिए किस तरह उस सीट पर हार हुई है। एक सीट है कदवा की, और कदवा की ये जो सीट है बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि शकील अहमद खान कांग्रेस के कदावर लीडर हैं, इनका एक बड़ा नाम है। खबर यह भी चल रही थी कि अगर कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार बनती बिहार में तो कांग्रेस की तरफ से अगर कोई डिप्टी सीएम का चेहरा होता तो उसमें शकील अहमद खान का नाम सामने आ रहा था। लेकिन शकील अहमद खान साहब हार गए 18,368 वोटों की वजह से। जेडीयू के उम्मीदवार ने यहाँ पर वोट हासिल किया 99,274 और इन्होंने हासिल किया 80,906, महज 18,000 वोटों से हार गए। और क्यों हार गए? क्योंकि यहाँ पर एक शाकिर रज़ा भी हैं जिन्होंने वोट हासिल किया 11,557। उसके अलावा यहाँ पर इंडिपेंडेंट और दूसरे उम्मीदवारों ने भी वोट हासिल किया। यहाँ पर जनसुरात से इन्होंने 1100 वोट हासिल किया और दूसरे लोगों ने वोट हासिल किया। अब यहाँ पर अगर एआईएमआईएम का उम्मीदवार ना होता तो यकीनन शकील अहमद साहब की पोजीशन और अच्छी होती, उधर से भी कुछ वोट हासिल करते और ये जीत सकते थे। लेकिन
महागठबंधन ने एआईएमआईएम को अलायंस में शामिल नहीं किया और उसका ये रिजल्ट रहा। शकील अहमद खान जैसे लीडर भी कदवा सीट को हार गए। ये सीट भी मुस्लिम मेजोरिटी रही है, मुसलमानों को हमेशा यहाँ से जीत मिलती रही है, लेकिन दुलाल चंद्र गोस्वामी यहाँ से जेडीयू के टिकट पर जीत गए। उसके बाद एक और सीट का जायज़ा ले लीजिए। ये सीट भी बहुत ज़्यादा अहम है। ये सीट है कस्बा की, कस्बा पूर्णिया ज़िला में है और ये भी मुस्लिम मेजोरिटी सीट है और अमूमन यहाँ के एमएलए कोई ना कोई मुसलमान ही रहता रहा है। लेकिन इस सीट को भी कांग्रेस उम्मीदवार इरफान आलम ने 12,000 वोटों से खो दिया। यहाँ पर नीतीश कुमार सिंह को, जो लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार थे, नीतीश कुमार सिंह, इनको मिला 86,877 वोट और 12,000 वोटों से इनकी जीत हुई। इरफान आलम जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, यहाँ से इनको वोट मिला 74,000 और 12,000 वोटों से ये हार गए। क्यों 12,000 वोटों से हारे? क्योंकि इसी सीट पर एक और उम्मीदवार हैं शहनवाज आलम, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। इन्होंने 35,000 वोट हासिल किया। अब इनके 35,000 वोट को अगर आप मिला दीजिए इरफान आलम के वोट में, तो इरफान आलम का जो वोट बैंक है वो यकीनन 1,10,000 हो जाएगा। 74 और 35,000 कुछ वोट है, तो इरफान आलम को यकीनन जीत हो सकती थी और नीतीश कुमार सिंह को इस सीट से जीत नहीं हो सकती थी। चांस ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन महागठबंधन ने एआईएमआईएम को सीमांचल में सीरियस नहीं लिया, 6 सीटें नहीं दी और उसका नतीजा ये हुआ कस्बा विधानसभा जैसी सीट भी महागठबंधन के हाथों से निकल गई और कोई मुसलमान भी वहां के एमएलए नहीं रह सका और शहनवाज आलम ने 35,000 वोट हासिल कर लिया और ये बहुत बड़ी गलती हुई। इसके अलावा यहाँ पर कुछ आज़ाद और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी हैं, जैसे आफाक आलम है, कांग्रेस के उम्मीदवार थे और कांग्रेस ने इनका टिकट काट दिया। ये आज़ाद चुनाव लड़ने लगे और इन्होंने भी 6,000 वोट हासिल कर लिया। उसके बाद कुछ दूसरे लोग हैं और अमूमन जब किसी को टिकट नहीं मिलता या कोई सिटिंग एमएलए होता है और टिकट काट दिया जाता है तो फिर वो पार्टी के उम्मीदवार को हराने की कोशिश करता है ताकि आइंदा उसकी जगह बनी रहे। अब एक और सीट आप देखिए, ये जो सीट है पारनपुर विधानसभा की सीट है और पूर्णिया में ये सीट आती है। ये भी मुस्लिम मेजोरिटी सीट है, मुसलमानों का वोट यहाँ भी तकरीबन 50% के आसपास है। लेकिन इस सीट पर भी खेला हुआ और खेला कैसे हुआ समझिए। इस सीट को बीजेपी की उम्मीदवार निशा सिंह ने जीत लिया 7,752 वोटों से। टोटल वोट इनको मिला था 1,08,565। आरजेडी ने यहाँ पर उम्मीदवार बनाया था इशरत परवीन को। इशरत परवीन को वोट मिला 1,08,13, यानी 7,752 वोटों से इशरत परवीन आरजेडी की उम्मीदवार होकर भी हार जाती है। और क्यों हारी? क्योंकि इसी सीट पर देखिए 30,163 वोट ले लिया किसने? मोहम्मद आफ्ताब आलम ने, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं। और उसका नतीजा ये हुआ कि इशरत परवीन की यहाँ पर हार हो गई। अगर 30,000 वोट उधर ना जाता और ये इशरत परवीन को टोटल मिलता तो यकीनी तौर पर इशरत परवीन का जो वोट है वो 1,30,000 हो जाता और 1,08,000 वोट लाकर निशा सिंह कभी भी इशरत परवीन को हरा नहीं पाती। तो एक और अहम सीट है पारनपुर की, जहां एआईएमआईएम की वजह से इशरत परवीन को, आरजेडी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। और ये सब इसी वजह से हुआ क्योंकि दोनों तरफ से एटीट्यूड दिखाया गया और आरजेडी की लीडरशिप ने सीमांचल में, बिहार के इलाके में एआईएमआईएम को सिरे से सीरियस नहीं लिया। इसके बाद एक और सीट का जायजा मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह उस सीट का एमएलए भी एक मुसलमान को होना चाहिए था, लेकिन वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हो गई है। और ये सीट है क्यूटी की। क्यूटी बिहार के दरभंगा में है और मिथिला के इलाके में सीट आती है। और मिथिला के ज़्यादातर इलाकों में जहां मुसलमानों की आबादी 25% है, 30% है, कहीं 50% मुस्लिम आबादी है, वहाँ मुस्लिम उम्मीदवार को जीत नहीं मिल सकी और उसमें से एक क्यूटी है। क्यूटी अहम क्यों है? क्योंकि क्यूटी में आरजेडी के उम्मीदवार थे डॉक्टर फराज फातमी और इनकी हार कितने वोटों से हुई ज़रा सा देखिए, 7,350 वोटों से। ये अली अशरफ फातमी साहब के बेटे भी हैं और अली अशरफ फातमी साहब का जो नाम है बिहार की सियासत में बहुत बड़ा है। वो मिनिस्टर रह चुके हैं और आरजेडी के फाउंडर मेंबर में वो शामिल हैं। जब लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी को शुरू किया तो अली अशरफ फातमी साहब भी उनके साथ रहे, कई मरतबा एमपी बने। अब क्यूटी विधानसभा जो दरभंगा में है, फराज फातमी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। इसी सीट पर मुरारी मोहन झा बीजेपी के उम्मीदवार थे। इन्होंने वोट हासिल किया 89,123 और फराज फातमी ने वोट हासिल किया 81,818। इन्होंने 89,123।
7,305 वोटों से हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि यहां पर एक और उम्मीदवार खड़ा था, मोहम्मद अनीसुर रहमान। अनीसुर रहमान ने वोट हासिल किया 7,474। और यकीनी तौर पर इस बात को समझिए, 7,474 वोट जो अनीसुर रहमान को मिला, अगर अनीसुर रहमान यहां पर AIMIM के उम्मीदवार ना होते तो ये पूरा का पूरा वोट फराज फातमी के खाते में जाता और फराज फातमी फैसल रहमान की तरह बहुत कम मार्जिन से चुनाव ज़रूर जीत जाते। लेकिन यहाँ पर अनीसुर रहमान ने इतना वोट हासिल किया और फराज फातमी को चुनाव हारना पड़ा। मैं अनीसुर रहमान के लिए हरगिज़ जुमला नहीं कहूँगा कि अनीसुर रहमान ने वोट काट लिया है, बल्कि गलती हुई है ऊपर से, क्योंकि ऊपर में दोनों पार्टी के लीडर ने समझौता करने की कोशिश की कि हम लोगों को आपस में मिल जाना चाहिए, हमें 6 सीटें दे दी जाए तो हम और जगहों पर अपने उम्मीदवार को खड़े नहीं करेंगे। हालांकि क्यूटी में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कोई रैली नहीं की, उनकी पार्टी का कोई लीडर यहां चुनाव कैंपेन करने नहीं आया। खुद वारिस पठान हो या दूसरे लीडर्स हो, उन्होंने भी क्यूटी में कदम नहीं रखा। सिर्फ शोएब जमोई जो दिल्ली में AIMIM के सदर हैं और अनीसुर रहमान से उनका रिश्ता और ताल्लुक़ है, तो उन्होंने यहाँ जाकर के चुनाव प्रचार प्रसार किया। एक दिन इनको उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब सियासत में हर शख्स, हर लीडर अपना कैरियर बनाना चाहता है और जो लोग पहली मर्तबा सियासत में कदम रखते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो उनकी कामयाबी ये मानी जाती है कि वो जीतने के बजाय अपने हरीफ को, अपने मुकाबिल को हराने में कामयाब हो जाए। अनीसुर रहमान जिसको आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये RJD में थे, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की या तेजस्वी यादव से मुलाकात की, टिकट लेने की कोशिश की RJD से, लेकिन RJD ने टिकट नहीं दिया। आखिर वक्त पर जाकर के AIMIM को ज्वाइन कर लिया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से टिकट मिल गया। चुनाव इन्होंने लड़ लिया और 7,474 वोट भी हासिल कर लिया और उसकी वजह से फराज फातमी को इस सीट पर नाकामी का, शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब अनीसुर रहमान कहेंगे कि फराज फातमी की वजह से RJD ने हमको यहाँ पर टिकट नहीं दिया, क्योंकि RJD को लग रहा था फराज फातमी अली अशरफ फातमी का बेटा है, एक बड़ा शख्स है, उसका चेहरा बड़ा है, लिहाजा उसी ख़ानदान के शख्स को टिकट मिलना चाहिए। तो अब इसने फराज फातमी को हरा करके फराज फातमी का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो तो तबाह कर दिया। अब अगली मरतबा फराज फातमी को टिकट देने के लिए पार्टी को सोचना पड़ेगा। पिछले चुनाव में भी फराज फातमी को हार हो चुकी है, उससे पहले भी एक मरतबा हार हुई थी, बहरहाल 2015 में जीत भी मिली थी। तो अब अनीसुर रहमान ने यहाँ पर अपना कैरियर ज़रूर बनाया, लेकिन फराज फातमी का जो कैरियर है वो ख़त्म हो गया और ऊपर से गलती हुई क्योंकि सीरियस नहीं लिया गया और उसका नतीजा यह हुआ कि 7,000 वोटों से हार हुई। अब एक और सीट है और ये सीट जाले की है। इस सीट का जो तस्करा है हमेशा होता रहा। जाले की जो विधानसभा सीट है, यहाँ BJP के उम्मीदवार जिवेश कुमार को 21,000 वोटों से जीत मिल गई और 21,000 वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार ऋषि मिश्रा को हार का सामना करना पड़ा। अब जाले विधानसभा सीट मुस्लिम मेजोरिटी सीट मानी जाती है, यहाँ से हमेशा मुसलमान को टिकट ही मिलना चाहिए और 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मशकूर उस्मानी को टिकट भी दिया, लेकिन मशकूर उस्मानी चुनाव हार गए। अब 2025 में इस सीट पर कांग्रेस ने पहले नौशाद आलम को उम्मीदवार बना दिया। नौशाद आलम नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे, सिंबल पार्टी की तरफ से मिल चुका था, लेकिन आखिर टाइम पर कांग्रेस ने RJD के लीडर ऋषि मिश्रा को कांग्रेस ज्वाइन करवाया, उसे टिकट दे दिया और ऋषि मिश्रा यहाँ के उम्मीदवार बन गए। अब नाराज़गी नौशाद को भी थी, नाराज़गी मशकूर को भी थी, दूसरे लोगों को थी। चुनांचे मशकूर उस्मानी ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन मशकूर उस्मानी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हुए अपना चुनाव हार गए और महज 4,605 वोट हासिल कर सके। हालांकि मशकूर उस्मानी ने बहुत मेहनत की, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पार्टी चुनाव लड़ रही हो, पूरा केडर हो और पूरा झंडा, पूरा थीम, पूरा कलर, तो बहुत मजबूती के साथ मशकूर उस्मानी ने चुनाव फाइट किया, लेकिन हार गए। इससे ज़्यादा वोट यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार फैसल रहमान ने हासिल कर लिया, जिन्होंने 4,666 वोट हासिल किया। थोड़ा सा फ़र्क है मशकूर में और इनमें, लेकिन बहरहाल इनका वोट कुछ ज़्यादा रहा मशकूर उस्मानी से। उसके बाद यहाँ तीसरे नंबर पर रंजीत शर्मा रहा जनसुराज पार्टी का, जिसने 5,000 वोट हासिल किया। अब 21,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा ऋषि मिश्रा को। लोगों में नाराज़गी थी, गुस्सा था, कुछ लोग तो वोट डालने नहीं गए, कुछ लोगों ने कहा कि न इधर डालेंगे न उधर डालेंगे, कुछ लोगों ने यहाँ पर नोटा पर वोट डाल दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि ऋषि मिश्रा को हार का सामना करना पड़ा। गलती क्या हुई? गलती हुई यहाँ पर भी कांग्रेस और RJD से, जिसने मुस्तहिक उम्मीदवार को टिकट ना दिया। जिसको टिकट दिया था वो चुनाव लड़ता तो जीत जाता, उसका टिकट काट कर दबाव में आकर एक दूसरे को टिकट दे दिया गया और नाराज़गी आवाम में थी।
इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस के ब्लॉक लेवल के जितने लीडर्स थे उन सब ने पहले ही रिजाइन कर दिया था, मशकूर को सपोर्ट कर दिया था, दूसरे लोगों में गुस्सा था और उसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस ये सीट हार गई। अब एक और सीट इसी तरह की देख लीजिए, मधुबनी विधानसभा की सीट है और मधुबनी विधानसभा सीट को भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी एनडीए के उम्मीदवार ने जीता और कांग्रेस आरजेडी के उम्मीदवार समीर कुमार महासेठ को यहां पर 20,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। अब देखिए यहां पर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया था और मजलिस के इस उम्मीदवार का नाम है राशिद कमाल। राशिद कमाल ने 12,971 वोट हासिल किया। 12,971 वोट को अगर शामिल कर दिया जाए समीर कुमार महासेठ के साथ, तब भी इनकी जो हार है वो 7,000 वोटों से ज़रूर अभी भी बाकी रहेगी। अब यहाँ पर मसला क्या हुआ कि राशिद कमाल ने आईएमआईएम से चुनाव लड़ने का फैसला किया, 12,000 वोट हासिल कर लिया, अपने दम पर हासिल किया, सिर्फ पतंग छाप इनको मिला था। वैसी साहब ने राशिद कमाल के लिए मधुबनी में आकर के कोई रैली नहीं की थी, आईएमआईएम का कोई नेता यहाँ पर नहीं आया था। इन्होंने मेहनत की, 12,000 वोट हासिल कर लिया और समीर कुमार महासेठ की हार हुई। अब वजह क्या थी कि समीर कुमार महासेठ ने सीरियस नहीं लिया, इनसे बातचीत नहीं की। अगर कोशिश करते, इनसे बातचीत करते, मुतालबा करते आप बैठ जाओ या नॉमिनेशन वापस ले लो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं की कि ये आईएमआईएम के नेताओं को सीरियस नहीं लेते, उनसे बातचीत नहीं करते और इनको लगता है कि मुसलमान तो उनको वोट करेंगे ही नहीं, मुसलमान हर हाल में हमें ही वोट करेंगे, मुसलमान हमारे साथ ही रहेंगे और उसका नतीजा यह है कि इनका वोट एक तरह से इनको पूरा वोट नहीं मिल सका, उधर भी वोट गया। अब अगर ये सीरियस लिए होते, बातचीत करते, तो जिस तरह इनके बड़े लीडर ने गलतियां की उसी तरह की गलती इन लोगों ने की। जिस तरह क्यूटी विधानसभा सीट पर अली अशरफ फातिमी साहब ने और उनके बेटे फराज फातिमी ने सीरियस नहीं लिया अनीसुर रहमान को और उनको लगा कि लोग क्यों उसको वोट करेंगे। लेकिन ये बात अब इन सब नेताओं के समझ में आ जानी चाहिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद के बाद सबसे ज़्यादा बिहार में मजबूत हो चुकी है और अगर कहीं पर भी आईएमआईएम अपना उम्मीदवार उतार देगी तो उसको वोट मिलेगा। अब देखिए जाले विधानसभा के बारे में मैं हैरान हूँ, मैं जाले गया था, आईएमआईएम के उम्मीदवार फैसल रहमान का कहीं पर कोई तस्करा ही नहीं था, कोई इनका नाम तक नहीं ले रहा था जाले में कि कोई फैसल रहमान है जो आईएमआईएम का उम्मीदवार है। लेकिन मशकूर उस्मानी की बहुत ज़्यादा चर्चा थी, मशकूर उस्मानी का तस्करा हो रहा था, सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ था। वली रहमानी ने जाकर के चुनावी कैंपेन किया था। उसके अलावा प्रतापगढ़ के जो कुछ नौजवान लड़के शायर हैं उन लोगों ने जाकर के मशकूर उस्मानी के लिए कैंपेन किया था। पूरी टीम थी जो मशकूर उस्मानी को सपोर्ट कर रही थी। उसके बावजूद देखिए फैसल रहमान को ज़्यादा ही वोट मिला मशकूर उस्मानी के मुकाबले में, या मधुबनी में इसी तरह वोट मिला, क्यूटी में वोट मिला। और इससे बात समझ में आती है कि आईएमआईएम का एक वोट बैंक अब बन चुका है। आईएमआईएम को हल्के में नहीं लिया जा सकता, उसको माइनस करके अब आरजेडी या दूसरी पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती है, ना सियासत कर सकती है। एक और सीट का मैं आपको जायजा बता रहा हूँ, ये सीट है बिहार के सीतामढ़ी की, विधानसभा का नाम है बाजपट्टी। बाजपट्टी में भी तकरीबन 35% मुसलमानों का वोट है और मुसलमानों की मांग रही कि यहाँ से आरजेडी को किसी मुसलमान को टिकट देना चाहिए, लेकिन आरजेडी ने यहाँ पर किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया बल्कि अपने सिटिंग एमएलए मुकेश कुमार यादव को ही टिकट दिया। मेरे एक दोस्त हैं नौजवान साफ़ी सिमाब अख्तर, वो भी दावेदारी कर रहे थे यहाँ से टिकट के लिए, उनको भी टिकट नहीं मिला और ऐसे बेशुमार लोग थे। आईएमआईएम से भी कुछ लोग यहाँ पर चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन आईएमआईएम ने भी बाजपट्टी से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा और मजलिस का भी कोई उम्मीदवार यहाँ पर नहीं था। लेकिन यहाँ पर जन स्वराज ने एक मुसलमान को उम्मीदवार बना दिया। अब देखिए इस सीट पर क्या हुआ, ये एनडीए का उम्मीदवार है महेश्वर कुमार महतो, जिसने 99,000 वोट हासिल किया और 3,395 वोटों से महज इसको जीत मिली। यह है मुकेश कुमार यादव जो आरजेडी के उम्मीदवार थे, सिटिंग एमएलए, और इनको 95,000 वोट मिला, महज 3,395 वोट से इनकी हार हुई। अब ये हार कैसे हुई उसको समझिए। यह है आजम खान। आजम खान बेटे हैं अनवारुल हक के। अनवारुल हक सीतामढ़ी ज़िला के जाने माने नेता रहे हैं, एक बार शिवहर के एमपी रहे, एमएलए भी रहे। अब उनके बेटा है आजम खान, ये दावेदारी कर रहे थे आरजेडी से इनको टिकट मिले, लेकिन आरजेडी ने इनको टिकट नहीं दिया बल्कि मुकेश कुमार यादव को दे दिया क्योंकि वो सिटिंग एमएलए है। अब आजम खान ने जन स्वराज पार्टी से टिकट ले लिया और इन्होंने वोट हासिल किया 6,174। और यकीन जानिए जन स्वराज के नाम पर आजम खान को जितना वोट मिला वो सारा का सारा मुस्लिम वोट था। और अगर ये 6,000 वोट
आजम खान को ना मिलकर मुकेश यादव को मिल जाता तो यकीनी तौर पर मुकेश कुमार यादव की जीत हो जाती। लेकिन अब यहाँ पर मुकेश कुमार यादव को गलतफहमी ये हो गई कि आजम खान से ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा और इतना हम वोट दूसरी जगह से हासिल कर लेंगे। लेकिन यही इन लोगों को भारी पड़ा और जन स्वराज के मुस्लिम उम्मीदवार ने जो वोट लिया उसके नतीजे में हार हो गई। उसके अलावा एक और नाम देखिए, यह है मोहम्मद मुन्ना मंसूरी। ये आज़ाद उम्मीदवार थे, मंसूरी समाज से आते हैं और इनको यकीन था कि मंसूरी समाज हमें वोट करेगा। दावा लोग ये कर रहे थे कि 10,000 वोट मिलेगा, लेकिन अगर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी अपनी बरादरी के नाम पर इन्होंने अगर 3,105 वोट हासिल कर लिया तो बहुत बड़ा फिगर है। किसी पार्टी का सिंबल नहीं, अपने दम पर 3,3100 वोट हासिल कर लेना। अब ये 3,000 वोट, ये 6,000 वोट, 639 हो गया। और इधर मुकेश कुमार यादव की हार हुई महज 3,300 वोट से। तो ये जो 9,000 वोट आरजेडी के इधर से उधर गया, अगर वो वोट इधर आ जाता तो यकीनी तौर पर यहाँ पर आरजेडी की जीत हो जाती और यहाँ पर जन स्वराज की वजह से ये हार हुई। जन स्वराज ने एक नया खेल खेला था। जन स्वराज ने क्या किया था, 34 मुसलमानों को टिकट दिया था और सीमांचल के अलावा पूरे इलाके में जन स्वराज ने उन जगहों पर मुसलमानों को टिकट दिया जहाँ पर आरजेडी का उम्मीदवार मुसलमान नहीं था। जन स्वराज ने मुसलमानों को ये मैसेज दिया, ये समझाने की कोशिश की प्रशांत किशोर ने कि देखो हम मुस्लिम क़यादत को कमज़ोर नहीं कर रहे हैं बल्कि मुस्लिम क़यादत को मजबूत कर रहे हैं। असम्बली में मुसलमानों की जो नुमाइंदगी है, मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम बढ़ा रहे हैं। और कैसे बढ़ा रहे हैं कि देखो आरजेडी ने वहाँ पर मुसलमान एमएलए नहीं दिया तो हमने वहाँ पर मुसलमान उम्मीदवार बना दिया। अब तुम मुसलमान को वोट करोगे, मुसलमान जीतेगा तो असम्बली में मुसलमान जन स्वराज का भी पहुँचेगा। जहाँ पर आरजेडी ने मुसलमान को टिकट दिया वहाँ पर मुसलमान आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार को वोट करेगा तो आरजेडी से जीत कर भी मुसलमान असम्बली में पहुँचेगा। और मुख्तलिफ पार्टियों से जब मुसलमान असम्बली में पहुँचेंगे तो मुस्लिम उम्मीदवारों की असम्बली में तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह का फ़लसफ़ा प्रशांत किशोर ने तो मुसलमानों को दे दिया। लेकिन प्रशांत किशोर ने ये नहीं मुसलमानों को बताया कि सीमांचल के अलावा मिथिलांचल में ऐसी कोई भी सीट नहीं है जहां अकेले दम पर मुसलमान चुनाव जीत सके। आज के दौर में 30% वोट चुनाव जीतने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि अब जो लड़ाई है दो तरफा नहीं बल्कि यानी अब जो लड़ाई है तीन तरफा या चौतरफा नहीं बल्कि दो तरफा होती है। दो गठबंधन के बीच में लड़ाई होती है, या तो एनडीए या इंडिया, उसके बीच में कोई ऑप्शन नहीं होता। जन स्वराज को अभी कोई वोट देने को तैयार नहीं। जन स्वराज पर बिहार के लोगों ने अभी तक भरोसा नहीं जताया। जन स्वराज का जो अंजाम हुआ वो सारी दुनिया देख रही है और उस पर लगातार अपडेट भी आ रहा है। मैं आगे उस पर कभी तफसील से तज़किरा करूंगा अगली किसी वीडियो में कि जन स्वराज को क्यों इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा। तो जन स्वराज ने इस तरह का फ़लसफ़ा मुसलमानों को पढ़ा दिया। अब बहुत सारी ऐसी जगहों पर जैसे बाजपट्टी है या इसी तरह परिहार है, इसी तरह बेनीपट्टी मिथिलांचल में, या इसी तरह दरभंगा का कुछ इलाका है, इसी तरह मुजफ्फरपुर का इलाका जहां पर मुसलमानों का वोट 25%, 30%, 35% है। या जाले की बात कर लीजिए, वहां पर बहुत सारे मुसलमान भी टिकट के दावेदार थे। वहां पर आरजेडी या कांग्रेस ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। अब आरजेडी ने, माफ़ कीजिएगा, जन स्वराज ने ऐसी सीटों को टारगेट करके वहां पर मुसलमानों को उम्मीदवार बना दिया और उन जगहों पर मुसलमानों का बहुत कम, ज़्यादा नहीं, 4,000 5,000 वोट जन स्वराज के कैंडिडेट को भी गया और इसका भी महागठबंधन को कुछ न कुछ नुकसान हुआ। हालांकि महागठबंधन की हार के लिए सिर्फ ये कोई बड़ी वजह नहीं बल्कि बड़ी वजह कुछ और है और अलग अलग अंदाज से तबसरा और तज्जिया जारी है कि क्या SIR बुनियादी वजह है या EVM बुनियादी वजह है या बैलेट बॉक्स के साथ कुछ किया गया या काउंटिंग में कुछ किया गया। अभी जो बड़े एक्सपर्ट है उन्होंने इस पर बोलना शुरू नहीं किया। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि बिहार का जो रिजल्ट है उसे हाईजैक किया गया, लेकिन हाईजैक अलग अलग अंदाज से किया गया। इसी तरह एक और सीट ले लीजिए, ये कुमार पराने की सीट है। यहाँ पर आरजेडी के उम्मीदवार को हार हो गई मुंगेर से 18,000 वोट से और यहाँ पर AIMIM के उम्मीदवार थे मुनाजिर हसन, इनको सिर्फ 3,000 वोट मिला। तो यहाँ पर तो आप कह ही नहीं सकते कि AIMIM के उम्मीदवार की वजह से आरजेडी के उम्मीदवार की हार हुई, क्योंकि 18,000 वोटों से हार हुई है। 3,000 वोटों के इधर इंक्लूड भी कर दीजिए तब भी इनकी जो हार है वो यकीनी है। तो इस तरह की बहुत सारी सीट है जहाँ पर AIMIM और आरजेडी या कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच में कांटे की लड़ाई हुई और उस सीट पर बीजेपी या NDA के उम्मीदवार की जीत हो गई और मुसलमानों को सख्त नुकसान का सामना करना पड़ा। मुस्लिम जो तादाद है MLAs की वो कम हो गई है और इन सब के लिए जो सबसे बड़ा कारण है, जो सबसे बड़ी वजह है, वह है मुकेश कुमार सहनी। क्योंकि जब मुकेश कुमार सहनी को
आरजेडी ने डिप्टी सीएम का चेहरा अनाउंस कर दिया तो मुसलमानों में जो गुस्सा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। फिर भी अगर 4000 वोटों पर फ़र्क पड़ता है, 5000 वोटों पर फ़र्क पड़ता है और इसको इशू बना करके मुसलमानों ने जन स्वराज के मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट कर दिया, कहीं पर दूसरी पार्टी के या आज़ाद मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट कर दिया, तो उसका नुकसान हुआ है। और जो मुस्लिम उम्मीदवार थे जन स्वराज के या इंडिपेंडेंट, उन्होंने इसी को कहा कि देखो आरजेडी में मुसलमानों की कोई वैल्यू नहीं, मुसलमानों का वोट बिहार में 18% लेकिन टिकट मिलता है 12%, यादवों का वोट है बिहार में 12% और उनको टिकट मिलता है 36%, सहनी समाज का वोट 2% और सहनी वोट देने को तैयार नहीं, उसके बेटा को बाज़ाब्ता डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान किया जा रहा है और हमें इज्जत नहीं मिल रही है, हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की बातें की गई जन स्वराज के मुस्लिम उम्मीदवारों की तरफ से, इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों की तरफ से, और इन बातों ने कुछ चेहरों को क्लिक किया, कुछ लोगों के माइंड पर इसका असर पड़ा और उसका नतीजा यह है कि कई सीटों पर महागठबंधन को जन स्वराज की वजह से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जो बड़ी बड़ी सीटें थी जिसका मैंने शुरू में तस्करा किया कि जहां पर एआईएमआईएम और महागठबंधन के उम्मीदवार में कांटे की टक्कर हुई और मुस्लिम नुमाइंदगी वहां पर कम हो गई। यकीन जानिए अगर ये 5-6 सीटें जीत जाते तो मुस्लिम उम्मीदवारों की जो तादाद है बिहार असेंबली में वो सिर्फ 11 नहीं रहती, बल्कि जो तादाद है कम से कम 15-16 तक रहती। ठाकुरगंज में यकीनी तौर पर एक मुसलमान को जीतना चाहिए था, इसी तरह बलरामपुर में एक मुसलमान को जीतना चाहिए था, उसके बाद पालनपुर में एक मुसलमान को जीतना चाहिए था, उसके अलावा कस्बा में एक मुसलमान को जीतना चाहिए था, बरारी में एक मुसलमान को जीतना चाहिए था, क्यूटी एक मुसलमान की सीट थी और जहां पर आपस की लड़ाई की वजह से हार हुई है। इसके अलावा बहुत सारी सीटें क्योंकि आरजेडी ने 18 को टिकट दिया और 18 में से सिर्फ 3 की जीत हुई, तो 18 में से 3 को माइनस कर दीजिए तो बचे 15 या 14 कह लीजिए, तो 14 में से ज़्यादातर की जो हार हुई है वो बीजेपी या जेडीयू के उम्मीदवार की वजह से, और वहाँ पर जन स्वराज या दूसरी पार्टी ने कोई इतना फ़र्क नहीं डाला। कांग्रेस ने 9 को टिकट दिया था, 9 में से 2 की जीत हुई, बकिया 7 हारे तो किसी और कारणों से, कुछ तो जो एआईएमआईएम के मुकाबले में थे उन्हीं से हारे। जैसे जलील मस्तान कांग्रेस उम्मीदवार थे, वो अख्तरुल ईमान से हार गए, मुसव्विर आलम बहादुरगंज से उम्मीदवार थे, तौसीफ आलम ने उनको हरा दिया, तो 5-6 तो सीमांचल के इलाके में ही हार गए। जनता दल यूनाइटेड ने सिर्फ 4 मुसलमानों को टिकट दिया था और उन 4 में से 3 दूसरे नंबर पर रहे और 1 की जीत हुई। 3 दूसरे नंबर पर कौन रहे? जैसे जोकीहाट में मंजर आलम दूसरे नंबर पर रहे, उसके बाद अख्तरुल ईमान की सीट पर सबा जफ़र दूसरे नंबर पर, इसी तरह अररिया विधानसभा सीट पर शगुफ्ता अजीम दूसरे नंबर पर, और पहले नंबर पर आ गए जमा खान और उन्होंने चुनाव जीत लिया। पिछली मरतबा भी बीएसपी के टिकट पर उनको जीत मिली थी, बाद में उन्होंने जेडीयू को ज्वाइन कर लिया था। यह था मेरा एक तज्ज़िया या पूरी रिसर्च और तैयारी के साथ मैंने ये वीडियो आपको बताई, दिखाई। आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। मिला टाइम्स की एक डॉक्यूमेंट्री आने वाली है, किस तरह मुसलमानों को फंसाया जाता है दहशतगर्दाना इल्ज़ाम में, तो उसमें आप जानेंगे पूरी सच्चाई। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मिला टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, मेंबरशिप ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है या इसी यूट्यूब के नीचे ज्वाइन का एक बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए।